तो जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट की मेजरमेंट के हवाले से कुछ बहुत आसान आसान से सवाल है, वो देख लेते हैं। अगर हम अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज परचेज फॉर ₹30,000 प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2006। कह रहे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट परचेज की गई 30,000 की, 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 1 जनवरी 2001 से पे। से एक चीज याद रखिएगा, अनलेस कि आपका एग्जामिनर कोई उल्टी बात करे, अनलेस कि आपका एग्जामिनर कोई उल्टी बात करे, हमेशा हमारी अजम्पशन ये होगी, हमेशा हमारी अजम्पशन ये होगी कि जिस प्राइस पे आपने एक फाइनेंशियल एसेट को बाय किया, या जिस प्राइस पे आपने एक फाइनेंशियल एसेट को सेल किया, अनलेस के एग्जामिनर उल्टी बात करें, हमारी हमेशा अजम्पशन ये होगी कि ये प्राइस उस दिन की फेयर वैल्यू है। अगर तुम्हें जैसे यहाँ पे सवाल में कहा है कि हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट परचेज की 30,000 की, तो इसका मतलब है ये इस दिन की फेयर वैल्यू है। आगे जाके कहे कि हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 50,000 का, तो हम अज्यूम करेंगे ये 50,000 उस दिन की फेयर वैल्यू है। अनलेस के एग्जामिनर स्पेसिफिकली कोई उल्टी बात करे, अनलेस के एग्जामिनर ये कहे कि भाई आपने एक शेयर्स बाय किए 30,000 के, जबकि इसकी फेयर वैल्यू 32,000 है। आपने एक शेयर्स बाय किए 30,000 के, जबकि इसकी फेयर वैल्यू 28,000 है। अगर तो एग्जामिनर ऐसा कह रहा है तो फिर एग्जामिनर की बात सुननी है। अदरवाइज हमारी हमेशा ये असम्पशन होगी कि जिस प्राइस पे तुमने बाय या सेल किया ना, ये उस दिन की फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहे हैं हमने 30,000 के शेयर्स बाय किए, इसके अलावा हमें 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी 1 जनवरी 2006 पे। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2006, द इन्वेस्टमेंट इज रीवैल्यू टू द फेयर वैल्यू ऑफ ₹40,000। पहले साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू 40,000 हो गई। ऑन 31 दिसंबर 2007, द इन्वेस्टमेंट ने डिक्लाइन टू 38,000। अब इसकी फेयर वैल्यू 40 से कम होकर 38,000 हो गई। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फ्रॉम एक्विजिशन टू 31 December 2007 if the investment is classified at fair value through P&L and fair value through other comprehensive income। बहुत आसान सा सवाल है सर, जल्दी से खुद ही सॉल्व कर लें सर। यहाँ देखिएगा सर, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, लेकिन मैं करवा देता हूँ सॉल्व से फिर भी। हमारे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 5, एक दफा हमने इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डेजिग्नेट करना है, क्लासिफाई करना है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एक दफा हम इसे डेजिग्नेट करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू P&L। सर हमने 1 जनवरी 2006 पे इन्वेस्टमेंट बाय की 30,000 प्लस 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के केस में हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, P&L के केस में हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, एक्सपेंस आउट कर देना। हमारी एंट्री क्या बनेगी, 1 जनवरी 2006 पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 इंटू 1.01, कितना 30,300। 33,000 जिन्होंने कैलकुलेट किया उन्होंने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, यानी कि 10% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट ले लिए। और P&L कैटेगरी में 1 जनवरी 2006 पे एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट 30,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में एक्सपेंस आउट 300, और कैश क्रेडिट 30,300। फिर कहता है पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2006 पे इसकी फेयर वैल्यू हो गई 40,000। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के केस में 31 दिसंबर 2006 पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेबिट फेयर वैल्यू गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट, कितना 9,700। और ये 9,700 सिंपली कैलकुलेट हुआ है 40,000 माइनस 30,300। दूसरे वाले फेवर थ्रू P&L के केस में 31 दिसंबर 2006 पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट 10,000, और फेयर वैल्यू का गेन P&L में क्रेडिट 10,000।
देखें, एक थॉट आ सकता है कि सर इस केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट क्यों हो रही है, इस केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट क्यों हो रही है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि अगर आपने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदी है, तो आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की लॉजिक नहीं है। और दूसरा ये कि अगर मैं इसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर भी दूं, तो जब मैं फेयर वैल्यू की एंट्री बनाऊंगा तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट वैसे ही पीएनएल में चला जाएगा। अगर पीएनएल कैटेगरी है और उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज भी करवा दी जाए और फिर जब साल के आखिर में उसे फेयर वैल्यू पे लाया जाए, तो वो फेयर वैल्यू पे लाने के चक्कर में दोबारा से ट्रांजेक्शन कॉस्ट वैसे भी पीएनएल में ही चली जानी है। फिर कहता है कि दूसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 38,000। तो हमारे पास 31 दिसंबर X7 फेयर वैल्यू लॉस, ओसीआई डेबिट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट कितने से? 2000 नहीं, 2000। ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? 38,000 माइनस 40,000। दूसरी केस में एंट्री क्या बनेगी? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की केस में 31 दिसंबर X7 पे फेयर वैल्यू लॉस, बस फर्क ये होगा कि ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 2000। क्लियर है? कॉपी करने से जल्दी से तो फिर हम आगे बढ़ता है। यहाँ देखें सर, इसके बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं, इसके बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं। पहला हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, दूसरा हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, तो हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और हमारे पास पहले केस में बैलेंस शीट में इक्विटी में आ जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व। कितना? सर हमारा पहला साल है 2006, दूसरा साल है 2007। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले साल के आखिर में थी 40,000, दूसरे साल के आखिर में कितनी है? 38,000। अच्छा, फेयर वैल्यू रिजर्व में कितना जाएगा? पहले साल जब तुमने एंट्री बनाई तो कितनी बनाई? 9,700 की, तो फेयर वैल्यू रिजर्व में दिखेगा तुम्हें 9,700। दूसरे साल में तुमने 2,000 डेबिट कर दिया, तो जो रिजर्व तुम्हारा रह गया वो रह गया 7,700। क्लियर है? इसी तरह अगर हमें पीएनएल के तो नहीं, इसी तरह हमें इनकम स्टेटमेंट का अगर एक्सट्रैक्ट मांगे, तब इनकम स्टेटमेंट हमें मालूम है ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है पीएनएल और एक होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास फेयर वैल्यू गेन या लॉस। पहले साल में 9,700 का गेन था, दूसरे साल में 2,000 रुपए का लॉस। इसी तरीके से अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अभी अगर शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो फिर इसके लिए जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो करंट एसेट। वो चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी तो हमने नॉन करंट एसेट्स में दिखाया। करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, कितना? 38,000 और 40,000। अच्छा, रिटेन अर्निंग्स ना, जनरली अगर हमारे पास एक्सट्रैक्ट का सवाल है ना, तो हम रिटेन अर्निंग्स बनाते नहीं है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स में तो 10 और चीजें भी जा रही होंगी ना, वो हमें क्या पता। तो मैं रिटेन अर्निंग्स यहाँ दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट पे।
इनकम स्टेटमेंट में जो भी आएगा वो पीएनएल में आएगा। अब यहाँ पीएनएल में दो चीज आएंगी, एक तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी 300 और एक फेयर वैल्यू का गेन या लॉस। पहले साल था 10,000 का गेन, दूसरे साल था 2,000 का लॉस। क्या गया 2000x7 आ गया 2000x। तो ये हमने बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट भी बना लिए हैं। कॉपी कर लें सर इसे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।